वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम अभी इस वीडियो में अप्लाइड मैकेनिक्स का जो 5th नंबर का चैप्टर है फ्रिक्शन वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस जो हमारी प्लेलिस्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स की, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक सारे के सारे जो चैप्टर्स की जो ऑल न्यूमेरिकल्स और थ्योरी वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी है। बुक का एक भी क्वेश्चन हमने वहां पर नहीं छोड़ा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे अप्लाइड मैकेनिक्स के तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें जाके आप अप्लाइड मैकेनिक्स के सारे लेक्चर देख सकते हैं। और साथ में अप्लाइड मैथ्स के भी सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए 8 चैप्टर तक। ठीक है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अभी मैं धीरे धीरे वो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट के मुझे कमेंट्स आए कि सर हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स के अप्लाइड मैथ्स के जो रिमेनिंग चैप्टर है वो अपलोड कीजिए। तो मैं धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर दिया है कि अपलोड करते जाऊंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक कंसेप्ट सही से पता चल सके। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स है, ताकि उनको सही जानकारी मिल सके और वो अच्छे से उनकी पढ़ाई हो सके, उनके हर एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 5th नंबर का चैप्टर है यूनिट नंबर 5, वो है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन जो चैप्टर है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले के जो आज का लेक्चर है उसमें मैं जो बेसिक थ्योरी है वो थ्योरी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो आपको लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन उस पर आएंगे आपके जो फाइनल एमएसबीडी का पेपर है उसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि देखिए, जब दो सरफेस एक साथ मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ फ्रिक्शन होता है। जैसे देखिए समझो मैंने दो ईंटें ले ली, तो दो ईंटें अगर मैंने एक दूसरे पर घिसी तो इसका मतलब क्या किया, मैंने फ्रिक्शन किया। तो उन दोनों के बीच में जो हुआ वो है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन मतलब क्या कि घर्षण होता है, मराठी में उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घर्षण। ठीक है, तो ये चैप्टर है, तो उसके जो कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ थ्योरी है, वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला जो कंसेप्ट है वो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मतलब क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड व्हेन वन ऑफ दिस मूव ओवर अदर, द रेजिस्टेंस टू मोशन इज सेट अप। दिस रेजिस्टेंस टू मोशन इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, सिंपली फ्रिक्शन, इट इज डिनोटेड बाय एफ। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला कि दो बॉडीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और एक बॉडी दूसरे के ऊपर ऐसे चलती है, मतलब स्लाइड होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक प्रकार का उसके बीच एक रेजिस्टेंस, जो मोशन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत लगाना पड़ता है अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लेकर आप ढकेलते जा रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन देखिए, अभी समझो कि आपको क्या करना है कि एक आपके रूम में एक सोफा है, तो वो सोफा को अगर आप 2 लोग इधर से और 2 लोग उधर से पकड़ेंगे और ऊपर उठाकर लेके जाएंगे तो वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप उस सोफा को जमीन पर रख के ढकेलते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स वहां पर लगेगा। लेकिन अगर 4 लोग उठा के जाएंगे तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ठीक है, तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रब्ड होती है तो उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस टू मोशन, मतलब जो मोशन हो रहा है उसको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, या फिर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, या सिंपली फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप उसे बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज इट इज डिनोटेड बाय, देखिए यहाँ पर इट इज डिनोटेड बाय एफ। तो ये जो है वो कैपिटल लेटर एफ से जो फ्रिक्शन है वो आपका यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे अगर कोई लोड होगा तो वो डब्ल्यू से दिखाते हैं कैपिटल, जैसे एक हाथ आपका फोर्स होता है तो पी से दिखाते हैं। तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन है, वो हम कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। रिलेवेंस ऑफ फ्रिक्शन इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में जो फ्रिक्शन का जो क्या महत्व है वो हम चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए पहला, द फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली ड्यू टू रफनेस एंड इनरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है तो वो किस वजह से क्रिएट होता है। तो देखिए यहाँ पर रफनेस एंड इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मतलब अगर कोई सरफेस है जो रेगुलर नहीं, मतलब प्लेन नहीं है, उस पर कुछ रफनेस है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, या इरेगुलर है, वो एकदम प्लेन नहीं है, तो वहां पर फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड, इफ द सरफेस
इफ द सरफेस इज स्मूथ इट इज अज्यूम दैट फ्रिक्शन इज एब्सेंट। अगर समझो आपने एक कांच के ऊपर दूसरा कांच अगर आप रखते और फिर उस पर फ्रिक्शन करने की या फिर उसको मूव करने की कोशिश करते तो एकदम सिंपली बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन एब्सेंट होता है। तो जब भी कोई सरफेस एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा तो वो वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो एब्सेंट होता है, मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर देखिए थर्ड, the lubricating oil is used in the machine to reduce the friction between the moving surfaces to reduce wear and tears of the machine। मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, जैसे हमारा जो मोटरसाइकिल का इंजन होता है, कोई भी गाड़ी का इंजन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, उसकी वजह से जो उसको लुब्रिकेशन मिलता है और फिर क्या होता है कि उसका जो फ्रिक्शन होता है इंजन पार्ट्स का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें कोई फ्रिक्शन रोकना है, कोई भी जिसका फ्रिक्शन होने से रोकना है, तो हम यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज कर सकते हैं दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है, टू रिड्यूस वेयर एंड टीयर्स ऑफ द मशीन पार्ट। तो मशीन पार्ट की जो वेयर और टीयर्स, मतलब उस पर जो कुछ क्रैशेस आएंगे तो वो क्रैशेस नहीं होंगे और वो खराब भी नहीं होंगे, ठीक है। फिर फोर्थ वन है, फ्रिक्शन इज एन असेट एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ। मतलब जो फ्रिक्शन होता है वो हमारी रोज के जीवन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व का जो रोल है वो प्ले करता है, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर है, द न्यूमरस एग्जांपल्स कैन बी साइटेड वेयर इट इज यूज्ड बाय अदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन आर्टिफिशियली। तो हम जो फ्रिक्शन है उस पर कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी बना सकते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें फ्रिक्शन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ज़मीन पर नहीं चल पाएंगे, फिसल कर नीचे गिर जाएंगे, गाड़ी रोड पर नहीं चल जाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन कितनी लिमिट में होना चाहिए, कम से कम पावर में जो एडजस्टिंग होता है वो फ्रिक्शन का, तो किस तरह से कर सकते हो, उस पर कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है, उसकी वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, कितना फ्रिक्शन होता है किस सरफेस के बीच में, ठीक है। तो देखिए अभी हम कुछ टाइप्स देखते हैं फ्रिक्शंस के। देखिए यहाँ पर नीचे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस के टाइप्स हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स है फ्रिक्शंस के, तो मेनली जो फ्रिक्शन के टाइप्स है वो दो टाइप्स के फ्रिक्शन होता है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। पहला स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो दो है वो देखेंगे अब। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं। स्टैटिक मतलब क्या, जो स्थिर है, जो हिल नहीं रहा है उसे हम स्थिर बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। द फ्रिक्शन the friction experienced by a body when it is equilibrium is called static friction। मतलब हमें यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई बॉडी पर फ्रिक्शन हो रहा है और वो जो बॉडी है वो एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब क्या कि उसमें कोई भी मतलब हालचाल नहीं हो रही है, एकदम स्थिर है वो बॉडी, ठीक है। समझो मैंने एक बॉल रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये बॉडी जो बॉल रहेगा वो कैसे रहेगा, एकदम इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब उस पर अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो वो उस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने वो पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके देख सकते हो फ्रिक्शन चैप्टर, ठीक है। तो ये जो मैकेनिक्स की चैप्टर है, एक चैप्टर दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देख लिया। अभी सेकंड टाइप का जो फ्रिक्शन होता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब क्या कि जो उसमें गति होती है और गति के साथ में फ्रिक्शन होता है। कोई बॉडी अगर मोशन में है और फिर उसमें अगर कोई फ्रिक्शन होता है तो उसे डायनेमिक फ्रिक्शन हम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी के अंदर फ्रिक्शन होता है और वो बॉडी अगर कोई मोशन में, कोई कंडीशन में चलती हुई, तो उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो डायनेमिक फ्रिक्शन की और दो टाइप्स होते हैं। देखिए डायनेमिक फ्रिक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू, दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहले हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं, ठीक है। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट स्लाइड्स ओवर द अदर इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब अगर एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे है, मतलब देखिए घिस रहे हैं, समझो, ठीक है। तो स्लाइड मतलब क्या, एक दूसरे पर ऐसे चल रही है, घिस रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन का जो पहला पार्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे और सेकंड पार्ट है रोलिंग फ्रिक्शन।
तो सेकंड जो टाइप है रोलिंग फ्रिक्शन, उसमें है कि रोलिंग मतलब क्या कि वहां पर कुछ व्हील्स रहेंगे, उसकी उसकी वजह से होंगे। मतलब देखिए यहाँ पर सिंपली द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट रोल ओवर अदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी के अंदर फ्रिक्शन होता है और अगर एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल हो रही है उस कंडीशन में, तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब देखिए, समझो आपके यहाँ पर वॉशिंग मशीन है आपके घर में, तो अगर आप आपकी वॉशिंग मशीन को ऐसे ढकेल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो व्हील्स घूम रहे हैं तो उसकी वजह से भी कुछ जमीन पर फ्रिक्शन होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन अगर बेड है, उसको अगर आप ढकेलेंगे तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, क्योंकि वहां पर कोई पार्ट नहीं है, व्हील नहीं है जो घूम रहे हैं, ठीक है। तो रोलिंग मतलब क्या, सिंपली रोल होते हुए फ्रिक्शन होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या, घिसते हुए फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कौन कौन से नियम है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे। तो लॉज ऑफ स्टैटिक, पहले हम लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखेंगे, फिर डायनामिक फ्रिक्शन देखेंगे लॉज, ठीक है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन का पहला लॉ क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन। मतलब हमेशा जब भी कोई फ्रिक्शन होगा तो जिस तरफ वो बॉडी मूव हो रही है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, ठीक है। समझो एक बेड है आपके घर में, आप बेड लेफ्ट से राइट की तरफ ढकेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है। मतलब देखिए, आप कोई भी बॉडी अगर आगे ढकेलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो रुकती है। मतलब क्या, वो उस तरफ से हम पर जो फोर्स है वो अप्लाई कर रहा है। तो यही चीज उन्होंने बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमेशा मोशन के डायरेक्शन में होता है। मोशन अगर इस साइड में हो रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड में होगा, ठीक है। आगे हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में वो देखेंगे भी, और सारा जो कंसेप्ट है आपका थोड़ा बहुत जो आपके मन में रहेगा डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फिर सेकंड है कि लॉस क्या है, व्हेन बॉडी इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब देखिए, अगर कोई बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि उस एकदम जीरो फोर्स की कंडीशन में, मतलब अगर आप थोड़ा भी उस बॉडी को कुछ टच करेंगे तो वो बॉडी मूव होने लगेगी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। मतलब जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स है एकदम जीरो हो चुका है और अप्लाइड फोर्स भी क्या है, जीरो है। तो जैसे आप अगर थोड़ा भी टच करते हैं उसको, तो अगर वो बॉडी आगे मूव होती है तो उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। उसकी डेफिनेशन आगे आने वाली, तो और आपको अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होती है तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन हम एफ से दिखाते हैं, तो जो एफ रहेगा हमारा, तो एफ का जो रेशियो है वो नॉर्मल जो रिएक्शन रहेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये देखना है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में जब भी कोई बॉडी रहेगी तो जो फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, किसके साथ में, नॉर्मल रिएक्शन के साथ में। उसे ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर का स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। मतलब जब भी कोई स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, तो आपका जो सरफेस हो किस तरह से, आपका रफ है, फिर प्लेन सरफेस है, आपका कौन सा सरफेस है, उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कितना होगा। बल्कि इस पर डिपेंडेंट नहीं करेगा कि आपका एरिया कितना है, ठीक है। मतलब बेड कितना बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बेड का जो नीचे वाला जिस पर आप घिसने वाले उसको ढकेलने वाले, तो जो नीचे के पैर है उसके, तो उसका जो नेचर कैसा है, वो एकदम स्मूथ है या एकदम रफ है, उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कितने होने वाला है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक फ्रिक्शन आप सबको पता है कि जो मोशन में फ्रिक्शन होता है, जो कोई गति के अंदर फ्रिक्शन होता है, तो उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो उन्होंने बोला है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा ही रहेगा गति की फ्रिक्शन में, क्योंकि अगर कोई चीज एकदम एकदम बहुत ज्यादा मोशन में आ रही है, अगर फुटबॉल आपकी तरफ कोई फेंक रहा है जोर से, तो अगर आपने बीच में कोई चीज उससे टकरा जाती है फिर भी फुटबॉल आगे आता है, तो जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर फुटबॉल मैंने एकदम स्टैटिक कंडीशन में स्थिर रखा है और थोड़ा बहुत अगर आप उसको ढकेलेंगे तो फिर वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा देन डायनेमिक फ्रिक्शन। फिर फिफ्थ नंबर का टॉपिक है, देखो यहाँ पर फोर्थ फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो क्या है वो खुद एडजस्ट होता है, मतलब जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होते जाएगा, तो वो खुद से एडजस्ट होता है
इस तरह से उन्होंने बोला है। फिर देखिए नेक्स्ट अभी हम देखेंगे लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक फ्रिक्शन के जो क्या लॉज है वो देखेंगे, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन के अभी हमने देखे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट टू द मोशन। तो उन्होंने बोला है कि जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है कि अगर आप कोई बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। मतलब जैसे हमने देखा इस तरफ से अगर फोर्स आपने अप्लाई किया किसी फुटबॉल को, इधर से आपने लात मारी तो इधर से नीचे की तरफ से वो थोड़ा बहुत कंजम्पशन कर लेगा आपकी एनर्जी। मतलब जो फोर्स है वो पूरी के पूरा अप्लाई नहीं होगा उस पर, क्योंकि उस पर वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में तो खुद भी वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब फ्रिक्शन होगा वहां पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकंड लॉ है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। जो दो कांटेक्ट के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वो सब आगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, वो तब सारी की सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर होने वाली है, ठीक है। फिर देखिए थर्ड नंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायनामिक फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जो जो डायनेमिक फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रेशियो होता है उसका नॉर्मल रिएक्शन के साथ। मतलब जो डायनेमिक फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन होता है तो वो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो होती है उनका दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और फिर लास्ट है फोर्थ पॉइंट, द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन कांस्टेंट फॉर मॉडरेट स्पीड बट इट इंक्रीज स्लाइटली विद इंक्रीज द स्पीड। मतलब उन्होंने बोला है देखिए यहाँ पर कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर उसकी जो गति है वो अगर स्थिर है तो मॉडरेट मतलब क्या, कुछ लिमिट तक, एक लिमिट तक जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कम होता है। लेकिन अगर बॉडी का किसी बॉडी का मोशन एकदम ही ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वहां पर फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है वो हम देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, कंसिडर अ बॉडी ऑफ वेट W रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। तो समझ लीजिए कि एक बॉडी है, समझ लीजिए कि एक बॉडी है और वो बॉडी एक सरफेस पर रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है। यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ठीक है। तो समझ लीजिए कि एक क्या है, एक बॉडी है, ये जो बॉडी है यहाँ पर ये रेस्ट कंडीशन में रखी हुई है। इस तरह से हम यहाँ पर इसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जो ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है आपको, तो ये समझ लीजिए कि हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें होती है फिर, तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अप्लाइड फोर्स, मतलब समझो कि ये जो यहाँ पर जो स्क्वायर बॉडी दिख रही है आपको, तो ये बॉडी है, ठीक है। तो वो बॉडी यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लाइन, तो समझ लीजिए कि ये क्या हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, सॉरी अप्लाइड फोर्स है। मतलब आपको क्या कर रहे हैं कि ये जो एरो की डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उस बॉडी को आप खींच रहे हैं आपके हाथों से या कोई भी चीज से, ठीक है। तो उसे हम कैपिटल P से दिखाएंगे, अप्लाइड फोर्स को P से दिखाते हैं और उसे हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स होता है वो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर नीचे की तरफ जो एरो है वो दिखाता है हमारा W मतलब क्या कि लोड, वेट। तो जो बॉडी का वेट है वो W से दिखाते हैं। तो समझो अगर आप बॉडी, अगर कोई बॉडी आपने जमीन पर रखी तो वो क्या कर रही है, जमीन के ऊपर भी कोई फोर्स अप्लाई कर रही है उसकी वजन की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं W से इंडिकेट करेंगे। और वो हमेशा डाउन की तरफ रहेगा क्योंकि किसी बॉडी का भी वजन जो होता है वो नीचे की तरफ ही फोर्स करता है। फिर देखिए उसकी जो वेट होता है तो उसके अपोजिट में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ठीक उसके लिए अपोजिट में यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, तो जो देखिए जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, समझो इस तरफ से फोर्स मैंने अप्लाई किया तो इस तरफ से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरफ बॉडी को मूव कर रहे हैं तो दूसरी तरफ में फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है। मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करता है, इसलिए जो अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है,
ठीक है। तो अगर बॉडी इस तरफ मूव होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ रहेगा, बॉडी इस तरफ मूव होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ रहेगा। ठीक है, फिर नीचे कुछ कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। हर एक एग्जांपल में आपको यही डायग्राम निकालनी है, तो डायग्राम आपको ध्यान में रखनी है, फिगर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। If small horizontal force P applied to the body, it may not move because the frictional force is balanced by applied force। तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई बॉडी पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पर पी फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो वो बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं होगी अगर आपका जो फोर्स है आपने अप्लाई किया है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों इक्वल है। मतलब देखिए, आपने 1 न्यूटन फोर्स बॉडी को खींचने के लिए अप्लाई किया और वो बॉडी भी फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन ही अप्लाई कर रही है, तो आपकी बॉडी में मूव नहीं होगी। देखिए, जैसे आपके घर में वही बेड का एग्जांपल देता हूँ, वो काफी अच्छा एग्जांपल है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझो एक बेड है, आपको उसको ढकेलना है, तो एक हाथ से आप कोई भी कितना भी फोर्स लगाते हो या फिर फोर्स लगाते हो तो बॉडी मूव नहीं होती, लेकिन आपका फोर्स वहां पर लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है वो एडजस्ट हो रहा है वहां पर, तो उसको अपोज कर रहा है एक लिमिट तक। जब तक आप एक लिमिट तक आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपका एक लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर फ्रिक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा और अप्लाइड फोर्स आगे निकल जाएगा, मतलब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है, इफ, देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज। मतलब देखिए, बेड पर आप धीरे से फोर्स लगाएंगे तो फिर आपकी तरफ भी फ्रिक्शन होगा, मतलब आप फोर्स लगाएंगे, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, मतलब आप ज्यादा ताकत लगाएंगे फिर भी बेड अगर किसी लिमिट तक मूव नहीं होगा, एक लिमिट तक, तो मतलब उसका फोर्स भी आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए आपकी वजह से वो बेड मूव नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो भी बढ़ता है। फिर देखिए, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन टुवर्ड्स राइट। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे तो वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी जब फोर्स आपका ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से और तब बॉडी मूव हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि देखिए, अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स भी 5 न्यूटन है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रोकेंगे और फिर बॉडी वही के वही रहेगी। लेकिन जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन हो जाएगा और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 5 न्यूटन हो जाएगा, तो 1 न्यूटन फोर्स ज्यादा रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स से, उसकी वजह से बॉडी मूव होगी। तो जैसे ही हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा होता है फ्रिक्शनल फोर्स से, तो हमारी बॉडी मूव होने लगती है। फिर देखिए, एट दिस स्टेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एग्जैक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स, तो देखिए, अगर आपने अप्लाइड फोर्स किया और फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई है वहां पर, ठीक है, तो आप फोर्स जैसे आपका अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, तो बॉडी भी आप पर कुछ फोर्स अप्लाई करिए, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है वहां पर, बॉडी मूव नहीं हो रही है, तो एक लिमिट ऐसी आ जाएगी, तो जैसे ही आप उस बॉडी को थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे ज्यादा, तो बॉडी मूव होने लगेगी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स अगर आगे बढ़ेगा तो फिर मूव होने लगेगी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा कब रहेगा, तो तब रहेगा जब समझो एक बेड है, बेड को आप ढकेल रहे पूरी ताकत से, लेकिन आप जैसे ढकलते हैं तो बॉडी मूव नहीं होगी, तो एक सर्टन लिमिट तक आपकी बॉडी नहीं मूव, मतलब जो बेड है वो मूव नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद में जैसे ही थोड़ा बहुत फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव होने लगेगी। मतलब क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम तब होता है जब आप आपका पूरा फोर्स लगाते हैं और बॉडी जस्ट मूव होने की तरफ होती है, लेकिन मूव नहीं होती है, मूव एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलती है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी फोर्स अप्लाई ज्यादा करते हैं तो बॉडी मूव लगेगी, उस कंडीशन पर हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर देखिए, दिस कंडीशन इज नोन एज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। मतलब क्या कि फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी का जो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा फोर्स हो जाएगा, मतलब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ही थोड़ा भी टच करेंगे आप बॉडी को तो बॉडी मूव होने लगेगी, उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि बॉडी अभी मोशन के लिए तैयार हो चुकी है लेकिन मूव नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है, देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सिंपल कंडीशन है। व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, द कंडीशन इज, इक्विलिब्रियम इज, जो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वही कंडीशन यहाँ पर होगी। तो समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेज अप्लाई हो रहे बॉडी पर
जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, तो सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की समेशन जीरो हो जाएगी और P माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए बॉडी जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ द मूविंग है, तो बॉडी को अगर हम थोड़ा भी बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव होगी। मतलब यहाँ पर क्या हो चुका है कि फ्रिक्शनल फोर्स और अगर हम अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी मूव नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जब रहेगा तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों इक्वल रहेंगे, इसलिए इक्वल रहेंगे तो उनकी सभी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। फिर समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस की जो समेशन है वो भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो और आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब यहाँ पर देखिए डायग्राम से आपको अच्छे से पता चलेगा। तो देखिए ये बॉडी दिख रही है हमें स्क्वायर, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स ये है, ये पी से, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो पी और एफ की वैल्यू अगर इक्वल है तो बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं होगी, और आर और डब्ल्यू की अगर आर ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की तरफ वेट है उसका, तो दोनों का फोर्स अगर इक्वल है तो क्या होगी, बॉडी ऊपर और नीचे की तरफ भी मूव नहीं होगी, वर्टिकली मूव नहीं होगी और हॉरिजॉन्टली भी मूव नहीं हो रही है। इसका मतलब बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इफ P इज इक्वल टू एफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स अगर दोनों इक्वल रहेंगे मतलब तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर P मतलब अप्लाइड फोर्स अगर ज्यादा रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स से तो क्या होगी, बॉडी सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा अप्लाइड फोर्स से तो बॉडी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो बॉडी मूव ही नहीं होगी। फिर अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स से तो क्या होगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह की कंडीशन है, बहुत सिंपल कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है देखते हैं अभी हम। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अलोंग द कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन द बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होता है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। मतलब देखिए कि अब अगर बॉडी का जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा हो जाता है उस कांटेक्ट पर फ्रिक्शन के, तो बॉडी जस्ट पॉइंट ऑफ मोशन, मतलब बॉडी उस पॉइंट पर रहेगी कि मोशन होने के पॉइंट पर आ जाएगी लेकिन मोशन नहीं होगा, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों जब इक्वल रहेंगे, मतलब अप्लाइड फोर्स की जो मैक्सिमम कंडीशन रहेगी कि उस पर बॉडी नहीं मूव होगी तो उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या कि देखिए सिंपली बेड है, उस पर आप सिंपली फोर्स लगा रहे हैं तो एक सर्टन लिमिट तक आपका आपकी तरह आपकी वजह से बॉडी मूव नहीं होगी, क्योंकि आपका जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे उस वहां से वो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपकी तरफ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा कब रहेगा, जब आप अप्लाइड फोर्स की बढ़ाएंगे और पॉइंट जब बॉडी एकदम मूव करने की, मतलब जो एक तरफ से दूसरी तरफ मोशन होने की एकदम एक पॉइंट पर आ जाएगा कि उसको आप थोड़ा भी टच करेंगे तो बॉडी मूव होगी, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वहां पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। फिर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम क्या करते हैं, म्यू से दिखाते हैं, ठीक है। म्यू इसको बोलते हैं म्यू, यू की जैसा होता है ये, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन, तो यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का क्या होता है, वो रेशो होता है सरफेस की तरफ। मतलब देखिए म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये होता है हमारा आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो उसका जो रेशो होता है उसे हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो देखते हैं हम। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन और लिमिटिंग एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग, मतलब मूव होने के लिए पूरी तैयार हो चुकी है बॉडी, तो उसे हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पर ये हमारी आर से नॉर्मल रिएक्शन दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। तो उनके बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ये एस, देखिए यहाँ पर यस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है यस। तो ये जो यस है हमारा, जैसे हम पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर में हमने देखा था रिजल्टेंट हम आर से दिखाते, तो इसमें हमने रिजल्टेंट कैपिटल एस से दिखाए। तो रिजल्टेंट मतलब क्या कि आर और एफ की वजह से जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है,
तो उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, जो यस से दिखाई हम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स यस है उसके बीच में जो एंगल होता है, ये यहाँ पर देखिए फाई से दिखाया गया है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए tan फाई इज इक्वल टू एफ अपन आर। देखिए tan फाई इज इक्वल टू एफ अपन आर मतलब क्या, कि जो टेंजेंट टेंजेंट रेशो होता है वो फाई का, तो क्या होता है अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड। तो ये एफ है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा स्क्वायर बन चुका है। तो अगर ये नीचे वाला एफ है तो ये ऊपर वाली भी बाजू क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी एफ रहेगी। तो ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या है इस फाई के, एफ रहेगी, और एडजेसेंट साइड आर रहेगी, मतलब एफ अपॉन आर, टेंजेंट फाई tan ऑफ फाई इज इक्वल टू एफ अपॉन आर ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, और tan फाई, तो यहाँ पर देखिए हमने और एक देखा था यहाँ पर कि म्यू म्यू की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है एफ अपॉन आर, और tan फाइव की वैल्यू भी क्या है एफ अपॉन आर, मतलब एफ इज इक्वल टू म्यू आर। मतलब देखिए यहाँ पर एफ की वैल्यू है तो आर यहाँ पर डिवाइड में, तो यहाँ पर म्यू की तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि तो tan फाइव क्या होता है हमारा, तो हम एफ की जगह पर है म्यू आर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो tan फाइव क्या हो जाएगा म्यू आर अपॉन आर। मतलब tan फाइव और म्यू की जो वैल्यू होता है वो एक ही होती है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये क्या होता है एक ही होता है, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर उन्होंने बताया है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे अभी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए यस मतलब रिजल्टेंट फोर्स होता है हमारा, तो यस इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एफ स्क्वायर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर, प्लस आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है उसे हम रिजल्टेंट रिएक्शन बोलते हैं फ्रिक्शन की। और लास्ट में एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो हम अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो थ्योरी देखी है अभी तक के पॉइंट तक, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट तक, तो यहाँ पर जो लास्ट वाले है tan फाइव इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, tan फाइव इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर, ये जो है वो ये फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। 3-4 फार्मूलाज बहुत सिंपल फार्मूलाज है, उस पर हम अभी नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर नेक्स्ट थ्योरी कुछ थ्योरी देखेंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियो के अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उनको भी फायदा हो सके और मुझे भी कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे तो, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की पीडीएफ चाहिए, फार्मूला नोट चाहिए जो मेरे पास है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दे दिया है कि आपको किस तरह से आपको ये पीडीएफ और जो बुक्स होती है सारे सेमेस्टर की बुक्स किस तरह से मिल जाएगी, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं वहाँ पर दे दूंगा। वहाँ पर आप देखकर आप को अगर पीडीएफ फाइल चाहिए बुक की तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।